एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल पे और मैं हूं आपकी दामनी मिस। अगेन आई हैव टेकन द वीडियो हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन लास्ट 28 डेज फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट। बिल्कुल सही सुन रहे हो, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए भी लेके आऊंगी, रोना नहीं है, बट दैट इज द एग्जैक्ट डेज व्हिच इज द 28 डेज इन योर हैंड्स फॉर द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। और जाग जाओ भाई, अभी भी सो रहे हो ना तो हालत खराब हो जाएगी, उठ जाओ। तो आज के वीडियोस को अगर आपने ध्यान से समझ लिया और ध्यान से उसको अपने आने वाले 28 डेज के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, सो ट्रस्ट में आकर खुद ही कमेंट में जाकर बोल के जाओगे कि हाँ मैम जो बोला था वो हुआ। 28 डेज 90+% आए हैं, ये फॉलो किया था। अब वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल एंजॉय किया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मस्ती किया, और फिर आके तुम बोलोगे मैम आपने बोला था 28 डेज में 90+ आएगा, हमारा तो नहीं है। तो ये वीडियो जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भाई आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और एंड टाइम पे इसको फॉलो कर लिया तो 70-75 तक आओगे। पर जिन बच्चों ने अपने 75% स्टडीज को कंप्लीट कर लिया है, अगर उन्होंने अपने एंड टाइम पे इसको फॉलो कर लिया तो तुम 75 से जंप मार दोगे 90% पे। तो बिना टाइम पास के फटाफट बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊंगी ताकि आपको ज्यादा बोर नहीं होना पड़े। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आप लोगों के लिए एक हैंड रिटन खुद से लिखकर आप लोगों के लिए एक पैटर्न बताया कि मेक अ स्मॉल समरी ऑफ योर चैप्टर्स। आपके जितने भी चैप्टर्स है, टेक योर टाइम, नींद को कम करो थोड़ा और स्मॉल अपने हर चैप्टर। अभी आप देखो, आप अगर अपना फर्स्ट चैप्टर खोलते हो तो फर्स्ट चैप्टर आपको अराउंड 10 to 12 पेजेस का है। मतलब आप जब हर एक पेज टर्न करोगे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, वो अलग एक परेशानी होती चली जाएगी। यहाँ पे उस 12 चैप्टर्स का मैंने 3 पेजेस में एक समरी बनाकर रख दिया है विद, आप देखोगे की पॉइंट्स के साथ मैंने बनाया। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूपी जीएफबीसीए, सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, की पॉइंट है हरभजन और सब तो सही, बट युवराज और धोनी और सचिन की तो बात ही निराली है। तो इस तरीके से सारे की पॉइंट्स के साथ विद हेडलाइन डायग्राम के साथ आपको भी अपने हर चैप्टर्स के ऐसे शॉर्ट समरीज बनाना है। जब आप 10 पेज के चैप्टर्स खोलोगे और उसको पढ़ोगे तो बहुत बोर होता है कि क्या पढ़ रहे हैं ये। अगर आपका पढ़कर हो चुका है तो लास्ट पॉइंट्स में आपको पॉइंट्स को रिमाइंड करना है। तो अपने पॉइंट्स रिमाइंड करने के लिए आप लोगों को इस तरीके के एक शॉर्ट समरीज बनाइए। ज्यादा डिटेलिंग में जाकर नहीं पढ़ना है, आपको कंटेंट पता है, आपको चीजें पता है, इसमें ऐड करना है। आप यहाँ पे हर एक पेज के पीछे आपने एक बार मैनेजमेंट का मीनिंग्स और डेफिनेशन पढ़ लिया तो वही चीज आपको ऐड ऑन करनी है। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स दिए उसी पॉइंट्स के हिसाब से मैंने लिखा है। टेक्स्ट बुक के अंदर जैसा लिखा है वैसा मैं लिखूं, फिर पॉइंट में कुछ बनाऊं, वैसा नहीं। If I have written UP GFBCE, so Universal Application Principle, यू आपको दिखेगा UP GFBCE। फिर यहाँ पे अगर आप सेम चीज देखोगे, जो ये वाला पैटर्न है ये भी मैंने उसी तरीके से लिया है। हरभजन की बात निराली, लेकिन युवराज सचिन और धोनी तो अलग ही है। तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे आप अगर आओगे, हेनरी फ्योल का जो देता है यू स्क्वायर डोसा राइस, यहाँ पे यू स्क्वायर डोसा राइस, ये पूरा वही पैटर्न फॉलो किया है। एंड दिस इज द पैटर्न यू नीड टू फॉलो फॉर योर समरी पार्ट। अगर ऐसा नहीं करके रखा है और अभी भी तुम वही टेक्स्ट बुक खोल कर एंड टाइम पे पढ़ने वाले हो, सो दैट इज द रॉन्ग थिंग विच यू आर फॉलोइंग। तो सबसे पहले एंड टाइम आते आते अपने टेक्स्ट बुक को सरेंडर करना है, दूर करना है टेक्स्ट बुक्स को। बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक साथ में नहीं लेनी है और अपनी खुद की लिखी हुई टेक्स्ट बुक जो आपने बनाई है, मतलब अपनी खुद की एक शॉर्ट समरी जो बनाई है, आपको उसको फॉलो करना है। एंड दिस इज द प्रॉपर वे टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। क्लियर हो गया? तो पहली चीज अपनी समरीज बनाओ। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, पिक अप द राइट चैप्टर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे क्या करते हैं पता है, जब रिवीजन करने बैठते हो आप, तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि जो चैप्टर आपको आता है ना, आप बार बार उसी को पढ़ने जाते हो। नहीं, आपको क्या करना है, सिलेक्ट दोस चैप्टर व्हिच आर नॉट प्रिपेयर्ड। जो चैप्टर्स अभी तक आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है, आपको पहले उसको ज्यादा टाइम देना है। रिवीजन टाइम आने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं है उसको दो।
and chapter in which you have the confidence, go, don't give them much time. एक रिविजन करके उनको फटाफट करके लेने का कि हाँ ये हो गया, ओके ये पॉइंट्स है, जैसे मैंने समरी बनाया पॉइंट्स आ गया, इसके अंदर ये मेन 2 पॉइंट्स, इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स है, बस वैसे ही करना है। आपको बहुत डिटेल टाइम नहीं देना है। टाइम आपको किन चैप्टर्स को देना है जो अभी भी आपको कॉन्फिडेंट को थोड़ा लूज करवा रहे, वो चैप्टर्स को दो। जैसे अगर आप ओसी लेकर बैठ रहे हो तो ओसी के अंदर अभी भी इंश्योरेंस वाला पार्ट जो चैप्टर नंबर 4 है, इंश्योरेंस वाला पार्ट थोड़ा सा परेशान कर देता है, तो आपको वहां पे ट्रांसपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक ऑलरेडी इजी है, पर इंश्योरेंस इज ट्रिकी चैप्टर, ट्रिकी पार्ट, तो आप उसको ज्यादा टाइम दो जब आप 4 चैप्टर उठा रहे हो। तो ऐसे करके जो चैप्टर्स वेल प्रिपेयर्ड नहीं है उसको ज्यादा टाइम आपको देना है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये जो फिलोसफी होती है ना, इसको फॉलो करना है। अब आपको 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना है, 8 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 8 आवर्स ऑफ फन का जो फिलोसफी है ये लेना है। 8 आवर्स ऑफ स्टडी हम नहीं करते। अब ये 8 आवर्स ऑफ स्टडीज के अंदर धीरे धीरे आपके कॉलेजेस बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे आपके क्लासेस वाइंड अप होंगे। 8 आवर्स ऑफ स्टडी मतलब आप अपने कॉलेज है उसको ले रहे हो तो नहीं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो ये फन वाला जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसको कम करके ये 1 और 2 आवर्स का इसको करना है। अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो ठीक है, स्लीप ले लिया ये, अदरवाइज इस चीज को आप बिल्कुल स्किप कीजिए। ये जो फिलोसफी चलती है ये कब है, जब 8 आवर्स अगर टोटली आप अपने बुक्स को लेकर बराबर बैठ रहे हो, सो 8 आवर्स ऑफ फन इज ओके। बट अगर अभी भी आपके कॉलेज और क्लासेस का रनिंग चल रहा है, अगर अभी भी आप वहां पे बैठ हो, तो इसको स्ट्रेट नो बोल के 1 to 2 आवर्स ऑफ फन बाहर गए लिए। और फन का मतलब स्क्रीनिंग टाइमिंग नहीं देना आपको, बाहर घूम लिए, थोड़ा देख लिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। क्या करना है, समरी नोट्स बनाना है, जो चैप्टर्स अभी तक प्रिपेयर नहीं उसको ज्यादा टाइम दो। 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि नींद अपनी खराब करनी है, नींद लो, 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप प्रॉपर लो, बट 8 आवर्स ऑफ स्टडी को भी उतना ही टाइम आपको देना है। एंड 8 आवर्स ऑफ स्टडी के अंदर अगेन आई एम रिपीटिंग, don't include your college and classes time which you are going for the lectures. In 8 hours study I'm talking about your self study. It means you're sitting in the, you're properly doing your study, there is no one is roaming around yourself. So that is the main important thing you need to consider कि भाई वो 8 आवर्स में मैं तो क्लासेस गया था 4 घंटा में, 2 घंटा 3 घंटा हो गया था, हो गया 8 आवर्स। नहीं, आप घर में बैठकर अपने आप से खुद से अकेले बैठ के आप 8 आवर्स की स्टडी आपको करनी है। इफ यू आर गोइंग द कॉलेजेस देन रिड्यूस ऑफ extra thing. Now day wise chapter selections करना है। Now listen carefully. आज आपका 12, आज समझो आज 11 जन है, अभी आपका 12 जन से आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। 12 जन से 10 फेब, बिकॉज 11 फेब 10 फेब से आप क्या पढ़ना स्टार्ट करोगे कि अपना जो 11 फेब का वो है वो। तो अब ये जो डेज है, डिवाइड इस डेज को 12 जन से लेके 10 फेब तक का जो टाइम है, इन डेज को थियरीज एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए इक्वली डिवाइड करो। मतलब आपको क्या करना है, देखो हर दिन आपको 2 चैप्टर अपने थियोरी सब्जेक्ट्स के करने हैं और हर दिन 1 चैप्टर ऑफ प्रैक्टिकल। थियोरी मतलब आपने आज इको का 2 चैप्टर कर लिया, कल आपने एसपी के 2 चैप्टर कर लिया, ओसी कर लिया। और अगर मैथ्स अकाउंट्स वाले, मैथ्स एसपी वाले बच्चे तो भाई आपका प्रैक्टिकल तो वैसे ही कम हो गया, और अगर मैथ्स वाले बच्चे तो आपके थियोरीज में खाली इको और ओसी बच गया, ठीक है। आप एवरीडे थियोरी तो आपने 2 चैप्टर्स किया, बट थियोरीज के 2 चैप्टर्स के साथ you need to practice your practical papers also, that is the maths and accounts every day. Make sure that every day, don't give a particular day for the maths and accounts. Every day you have to practice your practical papers, that is the maths and accounts, which is the very most difficult papers you face in your examinations hall. So that is, you need to consider in your mind. Don't give like that, okay, on Monday I will do the eco, on Tuesday I will do the account. It means among the 7 days you are doing the practice, around 1 or 2 days for the accounts. That is not the right thing. Every day you have to do the practice. Monday if you are doing the economic of 2 chapter, on the same day practice the accounts 1 chapter also. Approximately maybe 9 to 10 chapters are there in your accounts. So if every day you are giving 1 chapter, you are giving the 2 to 3 days, it will give you a great boost for the examinations. So make sure that this is the pattern you follow, that 12th Jan to 10th Feb you have around 28 days. In the 28 days, actually not 28 days, it is around 24 to 25 days only you have it. But in that 24 and 25 days, each day you have to practice 2 chapters of theories and 1 chapter for your practical papers, that is the maths and accounts. Okay, am I clear with everyone? कुछ भी problem है तो बोलो. Okay, now comes to the practice papers. Most of students are asking, ma'am,
we are doing the practice paper, but we are not understanding how to do the practice of that previous year's papers and whatever the practice papers are coming in the market. So we are getting confused in it that how to prepare that practice paper. So what I will suggest you, just listen to me carefully. Try to solve each two papers of each subject. Every day, I am talking about every day. There is suppose eco, OC, maths and SP. Okay. These are the main three subjects you have it. Other than you have the language subjects also. So for the language, I will suggest you after this slide, I will tell you about that. Suppose today if you are sitting in 8 hours, give the 4 hours for your revisions. Okay. In next 3 to 4 to 5 hours, you have to do the two papers of eco, two papers of OC, and two papers of maths. Now you will tell me, "Arey ma'am, what are you telling? How is it possible?" So that is possible. आप क्या करो, जब आप थियोरीज को पढ़ रहे हो, जब आप ये चीजें पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी चीजें करनी है कि आपने जब इकोनॉमिक्स को आप पढ़ने बैठे तो आप चैप्टर्स रिविजन कर लो। 50% आपका पढ़ के हो चुका है, जैसे मैंने बोला 75% बच्चों का पढ़ के चुका, तो आप पहले उस चैप्टर्स को रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद इमीडिएटली जैसे आपने इकोनॉमिक अपना वाइंड अप किया, इमीडिएटली आप इको का पेपर लेके बैठ जाओ एंड जस्ट सी दैट कि पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद अभी भी आप कहाँ अटक रहे हो। आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट पेपर वुड बी अकाउंट, मतलब one theory paper and one practical paper. Okay, two papers हो गए। नेक्स्ट आप लेके बैठ जाओ ओसी। आप ओसी विदाउट रिविजन करना है आपको। ओसी क्या करना है? विदाउट रिविजन। विदाउट रिविजन आपको इसके एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व वन पेपर ऑफ इट। इसके कम से कम एक पेपर आप सॉल्व करके रखो। इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट डे ओसी को लेकर बैठोगे, सो यू विल गेट आइडिया कि भाई हमारा क्या ड्रॉबैक था, मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा था, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन था मैं फंसा। तो आपने यहाँ पे इको के एक दिन पहले आपने एक पेपर सॉल्व किया, देन यू विल गेट आइडिया कि अरे कौन सा पार्ट है जहां मैं अटक रहा हूँ। सो यू विल स्विच टू दैट पार्ट कि भाई अब मैं नेक्स्ट जब इको लूंगा तो मुझे ये चीजें चेंज करनी है। सो दैट इज द थिंग एंड ट्राई टू इंक्रीज। देखो आप ये हम बोलते कि मैम इतने पेपर्स को सॉल्व करना कैसे पॉसिबल, यू हैव टू डू दैट बेटा। हमारे पास पॉसिबल, देयर इज नथिंग वर्ड लाइक अ इम्पॉसिबल। इफ यू बाइफरकेट दैट वर्ड, दैट इज आई एम पॉसिबल। बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस करना है, आपको चीजें समझनी है कि आपको एवरी डे, आपने एक दिन में 10-10, 12-12 चैप्टर्स के रिविजन कंप्लीट कर रहे हो, तो एवरी डे अगर आप पेपर्स के प्रैक्टिस नहीं करते हो, ईच सब्जेक्ट नहीं, 2 पेपर्स होते हैं, 1 पेपर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको करना है। जैसे जैसे एक दिन जाते, सेकेंड डे नंबर ऑफ पेपर्स को इंक्रीज करते जाओ। ओके, कल मेरा इको का पेपर सही नहीं था, आज मैं इको के 2 पेपर सॉल्व करूंगा। अकाउंट्स वुड गुड, तो आज मैं एक ही पेपर सॉल्व करता हूँ। कल अकाउंट का अच्छा नहीं गया तो आज मैं अकाउंट्स के 2। मतलब आपको इंक्रीज कैसे करना है कि जो पेपर आपने आज दिया और वो पेपर आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगा, आपने जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया आप फंबल हो गए, आप ब्लैंक हो गए, तो नेक्स्ट डे उस सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर सॉल्व करने। अदरवाइज आप बाकी के सब्जेक्ट्स के एक पेपर सॉल्व करते जाओ, बट जहां आपकी गाड़ी अटकी और जिस सब्जेक्ट ने आपको ब्रेक लगा दिया, उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट डे एकदम स्पीड के साथ गियर लेके गाड़ी को चलाना है और डबल पेपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो ये बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है उसको आप बैलेंस कर सको। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो, always feel like that you are sitting in the examination hall, while you are sitting in your home, while you are going for your classes prelim exam, or else you are going for your school prelim exam. Always feel, keep that in your mind that you are sitting for your board exams. Take your water bottle, take your hankies, every instruments and the stationaries which you needed for your board exams. Keep it, feel, have that feeling of the examinations. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? जब आप बार बार एक अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल के सिचुएशन में बैठकर पढ़ोगे और वैसे ही पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे, तो इससे एडवांटेज क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। यू विल नॉट गेट नर्वस व्हाइल यू गेट एंटर इनटू द बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्रिलियंट स्टूडेंट आल्सो गेट द ब्लैंक बिकॉज ऑफ दैट नर्वसनेस. So that nervousness when will decrease when every day you feel like while you're practicing your paper, you have that feeling that I am going for the board examination, I am doing the practice of the board examination. That is the thing you need to follow. ये चीज आपको follow करनी है. Okay?
नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, अब बार बार ना हम क्या करते हैं पता है, बच्चे ना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए जा रहे, आज 2 बोल दिया, कल 2 कर दिया, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, वो एक गाड़ी के ना बस चला रहे, आपको एनालाइज करना है। हाउ टू एनालाइज, सबसे पहले आपको एनालिज्म में देखना है कि वर्ड लिमिट्स मेरी कितनी जा रही है ना। व्हाट इज द वर्ड लिमिट्स? वर्ड लिमिट्स इज लाइक सपोज यू आर राइटिंग द क्वेश्चंस which have the weightage of 3 marks. Okay, so 3 marks, at least you need to write the 5 to 6 points. That is the minimum point. If you have the more knowledge, if you have the more content knowledge, you can extend it. But for the 3 marks, at least you need to write the 5 to 6 points. While you are writing the paper, just analyze it. Am I able to write 5 to 6 points for the 3 marks? And if I'm not, then I have to do the practice of that. कि क्या मैं एक क्वेश्चंस के लिए 5 to, जिसका वेटेज 3 मार्क्स है, उसके लिए मैं 5 to 6 पॉइंट्स लिख पा रही हूँ? अगर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, इट मीन्स मेरे वर्ड्स लिमिट्स अभी अटके हुए हैं, मतलब मुझे जितने वर्ड्स चाहिए, मुझे जितने कंटेंट चाहिए मेरे आंसर्स के, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग रिच ओवर दैट, सो आई हैव टू रिच दैट पॉइंट। और उसके लिए अगेन मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, मेरी वर्ड लिमिट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने वर्ड लिमिट्स को इंक्रीज। सेकेंड इज सी, आफ्टर एवरी पेपर एनालाइज योर पेपर प्रेजेंटेशन। Suppose first day you have sit for your paper, you have completed your practice papers. Second day again when you are doing the practice papers, compare your own paper कि दोनों पेपर में क्या मेरा पेपर प्रेजेंटेशन सेम जा रहा है, एंड एम एज अ टीचर, खुद ही टीचर बनो और एनालाइज करो क्या ये पेपर प्रेजेंटेशन सही है, और एल्स आई नीड टू चेंज इट मोर। तो इस चीज को ध्यान से समझो अपने पेपर्स में जब आप देख कर रहे हो, तो व्हाट इज योर वीक पॉइंट? ऑब्जेक्टिव टाइप में अटक रहे हो, डिस्टिंग्विश में अटक रहे हो, क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम दे रहा है, आपने देखा अरे क्वेश्चन आंसर में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे डिस्टिंग्विश में तो मुझे कोई इश्यूज नहीं हो रहे, ये सारी चीजें जो है वो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर ले रही हूँ, बट मेरा सबसे वीक पॉइंट जो जा रहा है वो मेरा क्या जा रहा है? ऑब्जेक्टिव पार्ट। बिकॉज हर पेपर के अंदर मैंने देखा कि क्वेश्चन आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ऑब्जेक्टिव्स में। सो नाउ यू हैव एनालाइज कि भाई ऑब्जेक्टिव इतना इजी मेरे लिए नहीं जा रहा है, सो फॉर दैट कंटेंट आपको इस चीज को करना है। मतलब सिर्फ पेपर सॉल्व करना इज नॉट द ग्रेट थिंग, analyzing the paper is the most important thing you have to do after practicing the papers. Okay, and most important कि आप कितने टाइम, फर्स्ट डे आपने प्रैक्टिस पेपर किया 3 आवर्स में से आपने ऑलमोस्ट 3 आवर्स पूरा ले लिया। सेकेंड डे खुद से टारगेट दो 10 मिनट्स बिफोर मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे टारगेट दो कि 15 मिनट्स पहले, जो हमारे एक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर होता है कि भाई इतने मिनट पहले पेपर हो जाना चाहिए, 15 to 20 मिनट्स पहले मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, और वो 15 मिनट्स के अंदर मुझे मेरे पेपर को करना है रीचेक कि मेरा पेपर सही तरीके से है कि नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो मुझे मेरे पेपर को रीच चेक करना है। अब आती हूँ, मैंने आपको जैसे बोला था कि लैंग्वेजेस भी, आपके ये सब्जेक्ट्स के साथ लैंग्वेजेस भी आपको क्या करना है? डिवाइड द नेक्स्ट 28 डेज इन 7 डेज ऑफ ब्लॉक्स। मतलब आप इस डेज को एवरी डे हर चैप्टर को 4 लो, 4 डेज के हिसाब से आप काउंटिंग लेके चलो। मैं 28 डेज ले रही हूँ, सिर्फ समझिए 9 तक, मतलब 9 फेब तक का मैं टाइमिंग ले रही हूँ, बट स्टिल अगर हम और कम करते हैं, तो अगर आप और इसको कम करोगे तो ये आपका कुछ 25 डेज हो जाएगा। 25 डेज होता है तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप 5 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दो। अब इकोनॉमिक्स है सपोज, ठीक है, अब ट्राई करो कि आपने जैसे 12 एंड 13 ये 2 डेज आपने इकोनॉमिक्स को दे दिया, ठीक है। अब इसके साथ हमको पता है ना, हमारे, मैंने अभी जस्ट बोला हमको हमारे प्रैक्टिकल पेपर्स करना है, और इसके साथ हमारे जो लैंग्वेज जो भी आपने लिया होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, सो इंग्लिश, इसके भी आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखो इसके अंदर तो अब जो आपके थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स आपको उसमें चैप्टर्स होते हैं, आप रिवाइज करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मतलब जो आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको ना बार बार चैप्टर्स रीडिंग नहीं करने, उसमें आपको क्या करना है, एवरीडे एक प्रैक्टिस पेपर्स आपके साइमल्टेनियसली इसके सॉल्व करो। नॉवेल्स, जैसे इंग्लिश के अंदर जो पार्ट आप देखते हो, तो इंग्लिश के अंदर जो नॉवेल वाला पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसका वेटेज भी अच्छा था। तो हर नॉवेल के ऊपर आप कितना डिटेलिंग, कितना समरीज आप लिख सकते हो, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। हिंदी है, अगेन ग्रामर पार्ट, मेरे ग्रामर पार्ट पे मेरा कितना जा रहा है,
देखो लैंग्वेजेस ये लेवल पे आके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट लैंग्वेज में ड्रॉप लगना चांसेस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लगता है। हाँ, अब बिल्कुल पेपर लिख के नहीं आए तो बात ही अलग करते हैं, अदरवाइज ड्रॉप के चांसेस नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे परसेंटेज गिरने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। कि अगर सपोज अगर ये लैंग्वेज में हटा दूं तो मेरा परसेंटेज 94 95 जा रहा है, बट अगर इसके अंदर मेरा 60 70 पे आ गया तो मैं सीधा ड्रॉप आउट करके 88 89 पे आके अटक जाती हूँ। तो इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है आपने सारे ये मेन सब्जेक्ट्स के चक्कर में लैंग्वेज को नहीं, क्योंकि भाई अगर 90 प्लस जाना है तो इनमें भी आपको स्कोर लाना पड़ेगा, अदरवाइज 90 प्लस जाना पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान है कि अपने लैंग्वेज को भी टाइम दो। सेम इको अगर आपने दे दिया तो 7 डेज के ब्लॉक में कि 7 डेज ईच सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट 7 7 7 7। अब ये 7 के स्लॉट में आता नहीं है, ये आपके आता है एवरी डे के स्लॉट में, ठीक है। गोज फॉर मैथ्स ऑल्सो, मैथ्स को भी आपको अपने एवरी डे के स्लॉट्स में डालना है। मतलब ये वो सब्जेक्ट्स है जिसको आपको रोज प्रैक्टिस करना है। तो बच्चा क्या 1 2 3 एंड डे समझो मैंने 21 ही कर दिया, ठीक है, 21 ही लेके चलती हूँ तो 3 डेज है। तो अगर मैं 7 के स्लॉट्स में डालती हूँ तो 3 सब्जेक्ट्स मेरे आराम से हो जाएंगे। मतलब each subject 7 days, each subject 7 days, each subject 7 days, that is more than enough। 7 दिन एक सब्जेक्ट्स को रिविजन्स कंटेंट वाइज बहुत होता है। मैंने लास्ट के 7 डेज जो थे वो आपको समझो आप डाल दो अपने रिविजन्स के लिए, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो आप कितना 28 की जगह आप समझो 21 डेज। अब 21 डेज में आपको अपने थियोरी और प्रैक्टिकल्स इन सबको मैनेज करना है। तो ईच सब्जेक्ट 7 डेज दो, बट ये 21 डेज पूरा फॉर द अकाउंट, 21 डेज फुल डे फॉर द मैथ्स, 21 डेज फुल फॉर योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। इनको तो आपको हमेशा ही देना है। बस ये मेन सब्जेक्ट, जैसे ये 7 डेज आपने डिसाइड कर लिया, सपोज 12 14 17 19 25, ऐसे कोई 7 डेज मैंने सिलेक्ट कर लिया इको के लिए, फिर जो बीच के उसमें ओसी के लिए, फिर एसपी के लिए। इस तरीके से डिवाइड योर नेक्स्ट डेज अमॉन्ग द डिफरेंट ब्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है। आपको जैसे मैंने बोला कि आपके पास 28 डेज में से 28 डेज जो बचे उसमें से 21 डेज आपको क्या करना है, आपके सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर्स, एनालाइज, जो भी सारी चीजें बची है वो कंप्लीट कर देना है। एंड लास्ट 7 डेज के अंदर स्टॉप एवरीथिंग, प्रैक्टिस पेपर्स ये सब स्टॉप इट, कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू डू द प्रॉपर रिविजन। एंड व्हाट इज द रिविजन, टेक्स्ट बुक्स बंद, सिर्फ एक चीज पे अब आपको आ जाना है, दैट इज योर प्रैक्टिस पेपर्स। बुक खोल रहे हो, चैप्टर रिवाइज करो नहीं, आप पूरी तरीके से रिविजन पे आ जाओ, कंप्लीट विद द होल सिलेबस बाय द 3rd and 4th Feb 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। 11 तारीख से एग्जाम है, 3 से 4 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस वाइंड अप, प्रॉपर सिलेबस। मतलब देखो अगर अभी आपका पढ़ के नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन पढ़ के तो अब तक आपका हो जाना चाहिए। जो भी 1-2 चैप्टर्स रिमेनिंग है वो भी आपको इस डेज तक कंप्लीट करना है। और इसके बाद के जो आपके 7 डेज या 6 डेज बच रहे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई करना है आपके रिविजन्स एंड एवरीडे के 1 या 2 प्रैक्टिस पेपर्स। और एग्जामिनेशन हॉल पे जाने से पहले एटलीस्ट प्रैक्टिस फॉर ईच सब्जेक्ट। Listen carefully what I'm telling you. Before going to the examination, for each subject, at least you have to practice 20 papers. That is the most important thing. Examination hall में जाने से पहले हर एक सब्जेक्ट्स का कम से कम 20 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। और इसी तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये पूरी तैयारी एक बड़े से, देखो युद्ध में उतरने से पहले तैयारी नहीं करोगे तो जीत तो वैसे भी नहीं है। तैयारी करके रखो, जीतना हारना फिर देखा जाएगा, पर अपने तरीके से 100% दो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एक बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, रात के 2-2 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो। मैं आपको देखो, मैंने हमेशा हमारे वीडियोस में मैंने हमेशा अर्ली मॉर्निंग स्टडी को ज्यादा वैल्यू दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाइट में स्टडी करने से अच्छा होता है अर्ली मॉर्निंग स्टडी करो। मतलब रात के 10-11 बजे तक सो जाओ, सुबह 4:30-5 बजे उठकर पढ़ो। बिकॉज वो टाइम जो रहता है ना, साइंटिफिकली भी हम बोलते हैं कि वो टाइम अगर आप पढ़ते हो तो आपकी मेमोरी जो रहती है उस टाइम पे लॉन्ग लास्ट रहती है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो चीज आपको याद रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग की स्टडी को, क्योंकि आपको वैसे भी सुबह उठना ही पड़ता है, आप स्कूल जाते हो तो आपकी आदत तो है।
तो अर्ली मॉर्निंग आपकी स्टडीज को करो, अपने कॉलेजेस गए, ये रात के 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह 10 बजे उठना, फिर वो आपकी बॉडी को ना थोड़ा आलसी बना देता है। आपको मतलब 9-10 बजे उठना मतलब बॉडी आपकी थोड़ी लेजीनेस वाली हो जाती है, बोर जैसा आता है, कंटाला आता है। तो इसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा रहती है। हमेशा हमेशा रात को जल्दी सोने की आदत रखो और अपनी स्टडीज को अर्ली मॉर्निंग करने की आदत रखो और रिलैक्स रहो, और जितना भी आज के वीडियो में मैंने बताया उसको फॉलो करो। अगर आपने ये फॉलो किया, ट्रस्ट मी, आप अगर 75-80 पे हो तो आप आराम से 90% पे जाओगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इन सारी चीज में आपको ध्यान देनी है वो है आपका ये पेपर, ये शॉर्ट समरी आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करो, और प्लीज कुछ भी आपको वीडियोस चाहिए डू कमेंट। आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए क्या वीडियो लेकर आते हैं।